हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। बात यहाँ पर करेंगे कि जो आज कराची का वाक़या पेश आया, कराची की एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी जिससे 17 मज़दूर ज़िंदा जलकर राख हो गए, झुलस कर मर गए। इस वाक़े ने पिछले होने वाली जो बल्दिया फैक्ट्री की आग थी उसका वाक़या या उसका दुख, उसका गम एक दफ़ा फिर ताज़ा कर दिया, क्योंकि उसी तरह से वो मदद के लिए पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन चूँकि उनको अंदर और बाहर आने का दरवाज़ा एक ही था, उनको कोई सेफ एग्ज़िट नहीं मिला, कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं मिला, वो सब के सब वहाँ पर जल गए, मर गए। दूसरी तरफ काबुल में ये के बाद दीगरे धमाके, कल रात हमने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, आज तक उसको कवर किया जा रहा है। 103 के करीब अब तक इत्तलात है कि उसमें लोग जाँ बहक हो गए, 150 उसमें ज़ख्मी हुए। सवाल ये है कि आने वाला काबुल कैसा होगा, 31 अगस्त के बाद का काबुल कैसा होगा, कि अभी भी वहाँ पे खौफ की फ़िज़ा बरकरार है। और तीसरी तरफ बात करेंगे हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, जिसका जश्न तो मनाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जश्न बनता भी था। इस पर प्रोग्राम करेंगे। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, रहनुमाए PMLN के सीनियर। अस्सलाम वालेकुम जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, इमरान अहद खान नुमाइंदा डॉन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि उस कब्रिस्तान से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जहाँ पे अब से कुछ ही देर में वहाँ पे तदफीन कुछ मज़दूरों की लाशों की हो गई है, कुछ की होगी। इमरान अहद खान साहब, मैं भी आपकी तरफ भी आती हूँ। मुझे अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा कि ये जो मर जाते हैं ज़िंदा, आग लग जाती है, कोई सेफ़ एग्ज़िट, कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होता, कोई पुरसाने हाल भी नहीं होता, हम कोई सबक नहीं सीखते माजी से? आप यकीनन कहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मामला है, मुझे पता है, मैं आपका सिर्फ इनपुट लेना चाह रही हूँ। आपका मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। आप डॉन न्यूज़ पे मेरे ख्याल में फ्रेश स्टार्ट है, तो आई विश यू लक। बहुत ही अफसोसनाक है ये वाक़या जो कराची में हुआ है। बल्दिया फैक्ट्री का जो था उस ज़माने में तो ज़ाहिर है जो एक रुझान था MQM की जमात के अंदर, जब अल्ताफ़ उसको हेड करता था, जो एक दहशतगर्द है, उसके बाद तो जब से वो दूर हुआ है तो MQM वापस एक मिडिल क्लास की जमात की तरफ आई है। लेकिन उस ज़माने में जो उनका एक फैक्टर वहाँ होता था इंतहा पसंदी का या जुल्म का या दहशतगर्दी का, तो वो सबको उसका पता था। तो वो तो उस वक्त तो चलो एक चीज़ ऐसी थी कि हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने पूछा कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, आपकी बात का मतलब ये है जो मैं समझाऊँ। मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम सूबाई हुकूमत भी और मरकज़ी, हम दोनों इसमें मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार हैं। अगर बल्दिया फैक्ट्री का हम सही मानों में एहतसाब हो जाता, या अब भी अगर हो जाए, और कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के बाद मुझे याद है अली साहब की रिपोर्ट्स तो लेके फिरते तो उसके बाद हर फैक्ट्री का मालिक जो है वो एहतियात करता। देखें, फैक्ट्रीज में मजदूर अंदर हैं, उसमें हमारा हिफाजती जो मैकेनिज्म है उसको हमने उस वाक़े के बाद, देखिए दुनिया की बड़ी जो कौमें हैं वो सीखती हैं अपनी गलतियों से। जिस तरह हमारा 2005 का ज़लज़ला आया, हमने सीखा, वहाँ अपनी बिल्डिंग्स हमने इम्प्रूव की। तो मुझे लगता है कि हमने अपना सबक नहीं सीखा। आखिरी बात मैं करूँगा कि CM मुराद साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, खुद पर्सनली इसको फॉलो करें। मैं PM ग्रीवेंस विंग के लेवल से IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो कराची में है सिंध के, उनसे भी हम रब्ता करेंगे। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा मुराद साहब को कि देखें ये एक इशू ऐसा है, किसी जमात का नहीं है, ह्यूमन राइट्स का है। इसको हमारी भी कोई ज़रूरत हो हमें बताएं, मरकज़ की, इसको मिल के हमने करना है। आप इसको फॉलो करें, जानों का है, इंसानी जानों का है। बिल्कुल अली मोहम्मद साहब, ठीक है जनरल साहब 2 मिनट देंगे अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं इमरान साहब से जो एग्जैक्टली हम जाने के वहाँ पर हुआ क्या। अच्छा, इमरान अहद खान, आप नुमाइंदा डॉन न्यूज़, वहाँ एक तो आप इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, आपके साथ लवाकीन भी हैं, मैं चाहूँगी कि वो बताएं कि बेसिकली ये क्या, लेकिन मुझे थोड़ा सा उससे पहले ये वाक़या बताइएगा कि
ये बल्दिया फैक्ट्री में भी मजदूर ऊपर से चीखते रहे, आवाज़ें मदद के लिए पुकारते रहे, कोई नहीं जा सका क्योंकि कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। वही तारीख दोबारा दोहरा दी गई, मजदूर चीख रहे हैं, जानों के लिए मदद के लिए बुला रहे हैं, आग लग रही है, उनके प्यारे बाहर से देख रहे हैं। ये तारीख इसी तरह से चलती रहेगी इस मुल्क की। ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि जिस तरह बल्दिया का वाकया हुआ, लोग खिड़कियों पे गए, वहां से लोगों ने मदद के लिए आवाज दी क्योंकि वहां भी ग्रिल लगी हुई थी और लोग बाहर नहीं निकल सके। यही वाकया आज वाकई में ऐसे ही हुआ है क्योंकि वहां भी ग्रिल लगी हुई थी। बिल्कुल सामने ही एक उनके जो लड़का जो है वो इस स्थानीय में जो है वो अल्लाह को प्यारा हुआ है, उसमें एक चच्चा रहते हैं उनके बिल्कुल सामने ही। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा भतीजा यहाँ से चीख रहा था, ग्रिल लगी हुई थी, किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि ग्रिल को तोड़े मगर वो बहुत मजबूत थी और वो चीखते रहा और आग लगती रही और वो जो 17 लोग हैं वो दुनिया से चला गया जिसमें उनका भतीजा भी था। वैसे ही तारीख दोहराई गई है। सबसे अहम मसला ये है कि ये मेहरान टाउन है, मेहरान टाउन में ये फैक्ट्री बनी है, 600 गज पे का प्लॉट है। ये रिहायशी प्लॉट है जिसको इंडस्ट्रीज प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। केडीए से हमारी बात हुई तो केडीए का भी यही कहना है कि बिल्कुल इस पे एक्शन किया जाएगा, बहुत सख्त एक्शन किया जाएगा क्योंकि ये एक गलत अमल हुआ है जो रिहायशी प्लॉट पे इंडस्ट्री प्लॉट बनाया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की बात करें तो पूरा का पूरा वहां पर इंडस्ट्री जो जोन बन गया है, सिर्फ यही नहीं बना है, इसके अलावा और भी प्लॉट्स हैं उसमें इंडस्ट्री जोन बना दिया गया है। गैर कानूनी तौर पे एसबीसीए को कोई इल्म नहीं है। बड़ी गैर कानूनी बिल्डिंग्स तो ठीक है इमरान, ये मतलब अफसोस की बात यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी सिंध में उनकी तो खुसूसियत है और उनकी तो खासियत है। एक दफा फिर सिंध हुकूमत बेबसी की तस्वीर बने हमारे सामने है कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पता कराएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अरे भाई ये तो वाकया अभी हो गया, जो गैर कानूनी जमीन पे गैर कानूनी फैक्ट्रीज कायम हैं उनको तो जाके कोई देख ले। लवाकीन क्या कहते हैं इस हवाले से? इमरान, किसी से बात कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उस शख्स से बात करूंगा जो पूरी फैक्ट्री का आपको वाकया बताएगा। ये हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे तो पहले बताइएगा फैक्ट्री में हुआ क्या था, फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंची, क्या हुआ था? मुझे फोन आया 12:30 बजे। मैं इनके वालिद साहब को लेके गया, फरहान फुरकान, जो ये 3 भाई मरे हैं, इनके साथ में गया वहाँ पर। वहाँ देखा तो धुआं निकल रहा पूरी फैक्ट्री में से ना, बिल्कुल धुआं निकल रहा। और जो उसका एक भाई जो बचा है ना, अफजाल भाई, उनने सारी वारदात जो होया वाकया वो सब मुझे बताया। हमारा वो ये बताया कि मैं उतरा खाली चाय पीने के लिए कैंटीन के अंदर में नीचे ना, तो वहाँ पर आग लगी हुई थी सीढ़ियों पे। अब हम ऊपर नहीं जा सकते थे ना, वो ऊपर वाले नीचे आ सकते थे। और वो जो प्लास्टिक जो थी ना वो पिघल ली थी तो बहुत ही गर्म थी और आग ऐसी भड़की हुई थी कि बिल्कुल ऊपर तक गई हुई थी। अब वो जो धुआं निकल रहा था उसका, जो ऑयल प्लास्टिक का जो था, उसकी दम घुटने से वो बेचारे खिड़कियों में जा रहे हैं। वो ग्रिल लगी हुई है, जालियां लगी हुई, आवाजें लगा रहे, कोई मदद को नहीं आ रहा। फायर ब्रिगेड को फोन करा, 10 मिनट बाद ही फोन कर दिया था, नहीं आई। फिर 15 मिनट बाद और फोन करा, नहीं आई। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं आई। फिर हम सारे लोग भागे वहां पर बाइकों पे, उनको जबरदस्ती लेकर आए और आधी टंकी तो समझो खाली हो गई रास्ते में, टूटी हुई थी वो आधी रस्सी। अब हमने जो अपनी आंखों से देखा, हम तो वहां पर कुछ सुबह तक कुछ खाया नहीं हम लोगों ने। और ये बेचारे बहुत ही गरीब लोग हैं भाई, और उसके बेचारे 3 भाई हैं। अच्छा इमरान, मुझे बताएगा कि हुकूमत 2 भाई और हैं, उनके बच्चे 4, 3, 7। बिल्कुल, अगर हम हुकूमत की बात करें तो देखिए हुकूमत की जानिब से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इंक्वायरी होगी। मैंने सवाल भी किया बिल्कुल बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से कि ये जो बिल्डिंग है ये रिहायशी बिल्डिंग है, इस पर किस तरह बना है ये हमें भी इल्म है। मैंने सारा उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल इंक्वायरी होगी और हम देखेंगे कि किस तरह ये अमल हुआ है और किस तरह हुआ है। कुछ और भी अगर लोग हैं, अगर मैं उनसे बात करा दूं, उनके कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं। इमरान मैं चाह रही हूँ कि जरा एक बात कर ले प्लीज। मेरी हुकूमत से ये है कि इन गरीब बच्चों का क्या होगा, इनको रोटी कपड़ा मकान, आप तो बोलते हो ना कि यार रोटी कपड़ा मकान सबके लिए, सबके लिए। इन गरीबों को आप आगे देखो। वज़ीर आला साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना कि भाई ये 3 भाइयों के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मीडिया पे भी देख लें, कोई झूठ कोई नहीं बोलेगा। आप अपने किसी भी एजेंसी या किसी से भी इंक्वायरी करा लें। बहुत गरीब गुलजार लोग हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने भी देखा वो जो 3 जो एक साथ भाई मरे, उनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। तीनों की बेगमात से भी खैर इस हालात में जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी यहाँ पर सवाल ये। बहुत शुक्रिया इमरान।
जनरल साहब इस मुल्क में कोई महसूस करता है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अब ये जो यतीम बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। 4 दिन बाद इंक्वायरी होगी, फाइलें बंद होंगी, फिर एक और फैक्ट्री का इंतजार होगा जलने का। देखिए ये बहुत ही दुखदेय वाक़या है। आई टेल यू, बंदे के अंदर जो है ना आपका दिल छलनी हो जाता है जब ये वाक़यात सुनते हैं। 3 भाई, उनके बच्चे, बाकी भी गरीब लोग होंगे जो फैक्ट्रियों में ऐसी में काम कर रहे हैं, कौन से वो आसूदा होंगे। तो इशू क्या है? देखिए इशू है वीक गवर्नेंस का। ये बड़े महकमे हैं, मैं खुद इंडस्ट्रीज चलाता रहूँ को 8-10 साल, POF, स्टील मिल वगैरह, बहुत से महकमे हैं जो आके चेक करते हैं इनका फायर ब्रिगेड किधर है, इनका एग्ज़िट किधर हैं बनी हुई, आग लग जाए तो क्या होगा। आग का भी मसला, POF के अंदर हमेशा एक्सप्लोसिव्स की बहुत सी बातें, तो ये कोशिश कि कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए तो आग लगे तो उससे निकलना कैसे होगा, एग्ज़िट बाहर से कैसे होगी। लोगों ने बाहर से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और फिर एग्ज़िट रखी हुई है जैसे होटलों के अंदर रखा होता है। तो मेरे ख्याल में देखें, ये बात मैं अली से एग्री करूँगा कि अगर हम एहतसाब ठीक नहीं करेंगे, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अभी ये बल्दिया का इशू चला है, कितने गरीब लोग इसके अंदर लुक़्मा अजल बने, उनको क्या मिला है। तो इसलिए इस अपने सिस्टम को ठीक किया जाए और ये जो अभी वाक़या हुआ है इनमें इन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की जाए। हर मुखैर बंदा भी मदद करे, हुकूमत भी मदद करे, इन बच्चों की कफ़ालत की जाए जो यतीम हो गए, और उन घरानों को दोबारा बसाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, मरकज़ी हुकूमत भी और बाकी भी कराची के अंदर बड़े बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, वो लें, इनको अडॉप्ट करें और इस साने से आगे निकलने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि खुदा के लिए अपने चीज़ों को ठीक किया जाए। अली मोहम्मद साहब, कराची ने आपको 14 सीट्स दी, तारीख में पहली मरतबा PTI ने कराची से 14 सीट्स ली। आपने कराची को बदले में क्या दिया? चले मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहती, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो लावारिस लोग वहाँ पर हैं, जिनका सिंध हुकूमत से तो उनका कोई लेना देना बज़ाहिर लगता ही नहीं है, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं या क्या करवा सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे ये लगे कि एक हादसे पे मैं सियासत कर रहा हूँ, नेगेटिव सियासत। हालांकि सियासत तो एक इबादत है, लेकिन उससे मैं कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई पॉइंट्स को नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं लवाकीन के लिए पूछ रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के लिए नहीं पूछ रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अपनी बात करने देना। आपने सवाल कर लिया है तो आप 1 मिनट तो दिया करें जवाब के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी प्लीज सर। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी भी कोई सूरत हाल मेरे ख्याल में नहीं है कि सिंध में एनार्की है, लेकिन सूरत हाल कोई इतनी बेहतर भी नहीं है। देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की वहाँ ये तीसरी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली है। 2008 से 13 तक सूबाई कौमी दोनों, 2013 से 18 तक सूबाई, और अब फिर 2018 से 2021 ये 3 साल पूरे हो गए हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें, एक तो सवाल है रियासत पे, जिसमें सूबाई और मरकज़ी दोनों हुकूमतें आती हैं। वो ये है कि क्या हमारी कोई मेमोरी है, क्या हमारी कोई चीज़ को एंड तक, लॉजिकल एंड तक ले जाने की हमारी कोई विल है। आप लोगों को मैं दोष नहीं देता। लोग अक्सर कहते हैं मीडिया भूल जाता है। भाई, मीडिया का काम एक दफ़ा रिपोर्ट करना है, आपने ठेका नहीं ले रखा ना, आप लोगों को हुकूमत है कि आप जब बार बार जाएंगे। ये हम लोगों का काम है, सूबाई चीफ सेक्रेटरी का, सूबाई होम मिनिस्टर का, प्लस मरकज़ का। हम सब की जिम्मेदारी है कि एक वाक़या हो गया, अब और वाक़या होते रहेंगे, उस वाक़े के पीछे हम पढ़ें और लेट्स टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। नंबर 1। नंबर 2, ये तीसरी कंटिन्यूस हुकूमत है, चौथी है, पूरे मुल्क में 4 बार पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कर चुकी है। क्या कोई कराची का मास्टर प्लान बनाया बाद में, कोई उसकी अपडेशन हुई? दूसरा, 2 बातें और मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा। व्हाट आर द बिल्डिंग कोड्स? मैंने पहले सेगमेंट में ये बात की, वो शायद गुफ्तगू मेरी पूरी नहीं हो सकी कि जब हम देखें, हम ऐसी भी कोई बेकार कौम नहीं है, जब करना चाहें करते हैं। जब 2005 में ज़लज़ला आया, हमने वहाँ पे बालाकोट में और नारान में और हज़ारा एरिया में, अपर हिल्स में नए बिल्डिंग कोड्स लेके आए और बिल्डिंग में काफ़ी बेहतरी आई। यहाँ पे सवाल ये है कि जब बल्दिया का वाक़या हुआ उसके बाद हमने बिल्डिंग कोड्स में कोई चेंज किया? जो उसके इंचार्ज हैं, जो चेकिंग करते हैं, क्या वो जो है पैसे दे के सर्टिफिकेट देते हैं या उन पर कोई मैकेनिज्म है? और आखिरी बात, खुदारा सूबाई असेंबली में हम एक दूसरे से मुश्तरक गिरबान रोज होते हैं। कभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि बल्दिया टाउन के बाद क्या वहां बिल्डिंग कोड्स के हवाले से, हुकूमत तो छोड़े, किसी अपोजिशन के मेंबर ने भी कोई बिल्डिंग कोड्स के हवाले से लेजिस्लेशन जमा की हो कि खुदारा ये एक फैक्ट्री में तो बच्चे हमारे मजदूर मर गए हैं, वो तो एक सैबोटाज एक्टिविटी भी थी, वो तो जो जिस तरह की बातें हैं। लेकिन ये देखना होगा कि कब हम ये नई लेजिस्लेशन लेके आएंगे। और आखिरी नुक्ता इस इशू पे ये है कि
कि ये भी देखना होगा कि क्या ये प्योर एक एक्सीडेंट है, नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ हुम, या इसमें कुछ सैबोटाज एक्टिविटी भी है। वी हैव टू सी, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुराद अली शाह साहब के सर पे। वी आर हियर टू सपोर्ट हिम, लेकिन बहरहाल ही हैज टू टेक द लीड, क्योंकि उनका सूबा है। इंक्वायरी तो डेफिनेटली होनी है, क्योंकि मजदूर जो थे वो नीचे दरवाजे पे आग लगी थी, नीचे से जा नहीं सकते थे, ऊपर छत के दरवाजे पे ताला था और कोई इमरजेंसी एक्सिट नहीं था। एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, अली ने बात की है बालाकोट की भी। मैं अभी 2 हफ्ते पहले बालाकोट में था, एंड ऑनेस्ट टू गॉड मैंने उन लोगों को उनकी हालत गैर देखी, चूँकि 15-16 साल हो गए ज़लज़ला आए, 2005 में आया, 2005 में। और बकरियाल सिटी बनाना न्यू बालाकोट, 15,000 कनाल जगह ले ली गई है, उस पर कुछ सड़कें भी बनी हुई हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से उनके पास शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, वो हो रहा है। मतलब स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैंने एनडीएमए के साल से वो टेम्परेरी शेल्टर्स, या टेम्परेरी शेल्टर्स में, और दे वर रियली वीपिंग। और अभी मैंने उनकी एक मीटिंग एनडीएमए के लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो अभी आए हैं, पहले अफजल थे, उनसे भी कराई थी। अभी भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि ये छोटी बात है, प्लाट करके उनको दे दें। घर बनाने को वो नहीं कह रहे, घर वो खुद बना लेंगे, लेकिन ये एक मतलब इस तरफ ध्यान देना। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में ये नहीं होगा, उनके नॉलेज में नहीं भी होगा, तो अली मोहम्मद साहब की नॉलेज में अब आ गया है, तो डेफिनेटली ही विल कन्वे एंड ही विल लुक इनटू दिस। आई वुड रिक्वेस्ट अली टू विजिट देम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज अफगानिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ही बात की। 2-3 जो अहम बातें उन्होंने की, एक तो एक है भारत के हवाले से कि जो भारत का रोल अफगानिस्तान में तो ख़त्म हुआ, लेकिन ख़ित्ते में उसका रोल ख़त्म भी हो गया या कम हो गया कम अज़ कम। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो TTP के हवाले से की थी। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो खदशात हैं, जो कल भी वाक़यात हुए, ISIS पे जिम्मेदारी उन्होंने खुद से क्लेम भी कर लिया। जो बाइडन का भी एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका स्टेटमेंट आ गया कि जी हम अपनी मर्जी का अपने हिसाब से इसका बदला लेंगे, पीछे तक जाएंगे। ये वही वाले स्टेटमेंट्स हैं जो हमने 9/11 के बाद देखे थे। मगर TTP के हवाले से हमारे जो कंसर्न है, हमारे अपने खदशात हैं। क्या हम आंखें बंद करके ये यकीन कर लें कि अब TTP की कार्रवाइयां पाकिस्तान में नहीं हो सकती या नहीं होंगी? नहीं, आंखें तो नहीं हमने बंद करनी, क्योंकि आंखें जब बंद कर ली तो वो तो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा अपने आप से और अपने आने वाली नस्लों से। क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है दुनिया को एक आंख नहीं भाया, इसी वजह से बहुत सी साजिशें हुई। 5th जनरेशन वॉर उसका एक शाखसाना है। मैं तो ये भी आपको कहूँगा कभी इस पे भी प्रोग्राम करें, मुझे बुलाएं उस पर, कि जो सबसे बड़ी दहशत गर्दी तो हमने इस मुल्क के साथ खुद की है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन जो था कि कैसा पाकिस्तान चाहते थे, सूदी निज़ाम चाहते थे या इस्लामी बैंकारी चाहते थे, कुरान पे फैसले चाहते थे या अंग्रेज़ से मुस्तार लिए हुए निज़ाम पे चाहते थे, सुन्नह रसूल को फॉलो कराना चाहते थे या सेकुलर लिबरल मुल्क बनाना चाहते थे। बड़ा क्लियर है उनकी सारी चीज़ें, वही हमने अपने बच्चों से छुपाए रखी हैं। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का जो मेन ताल्लुक है, देखें TTP फंड होती थी वहाँ हिंदुस्तान के और NDS के पैसों से, हिंदुस्तान का पैसा था वो। अल्लाह के करम से जो अब अफ़गान तालिबान ने क्लियर कट बात की है, सुहेल शाहीन साहब ने जो बात की है, उनके तर्जुमान ने, कि भाई हमारी सरजमीन अफ़गानिस्तान की यूज़ नहीं होगी किसी के ख़िलाफ़। और जो इधर से हमारी एक लाइन आई है और वज़ीर आज़म साहब ने वेरी क्लियर ऑन दिस कि विल बी पार्टनर्स इन पीस नॉट इन वॉर। अफ़गान हमारे भाई हैं। और कल की भी जो उनकी स्पीच थी आपने उसमें भी सुना होगा, उन्होंने एक बात की कि अफ़गान जो है वो नडर कौम है, वो बेगैरत कौम नहीं है, वो नडर दलेर कौम है, अपने ऊपर किसी का कब्ज़ा वो बर्दाश्त नहीं करते। तो वहाँ से अब TTP की तो जड़ें इंशाल्लाह कटेंगी। लेकिन बहरहाल इतनी जल्दी एक पुराना कैंसर ख़त्म नहीं होता, हमने अपनी एहतियात बहरहाल करनी है। और जो वाक़या हुआ है, जो दाइश माइश है, जो भी है, मैं ज़िम्मेदार ओहदे पे हूँ, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं कहूँगा कि देयर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो हु रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द हाउंड्स, जिन लोगों ने ये अफरीद पैदा किए हैं, आज वो शिकायतें ज़्यादा ना करें। बाकी अब समझ है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये कहूँगा कि फिर बहाना बनाने की कोशिश की जाएगी कि अफ़गान कौम के ऊपर और आग बरसाई जाए। अल्लाह ताला वह मन रखे। जो लोगों की ख्वाहिशात थी, कुछ की तवक्कुआत थी और कुछ के खदशात थे कि वहाँ सिविल वॉर होगी, अल्लाह के करम से सिविल वॉर तो नहीं हुई। लेकिन अब जो ये हादसा हुआ है, मैं बड़ा दुख है वहाँ जो जानें ज़ाया हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये आखिरी बात, ये अफ़गान का जो ट्रांजिशन है, जो पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है, पूरी अवाम ने जो है वो सबमिट किया है अफ़गान तालिबान के सामने। देखिए हमारा उधर कोई फेवरेट नहीं है।
जो भी उधर हुकूमत करे बशर्ते कि अफगान अपना चॉइस खुद करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वील विल पार्टनर इन पीस, हम उनको सहूलत देंगे। लेकिन हमें इसका दुख है और हम ये चाहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है ये रुके। जितना ताउन पाकिस्तान से होगा हम करेंगे, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं, आखिरी बात, अगर उस तरफ से ये बात होती है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। उस तनाजुर में आप देखें कि आज से सिर्फ महीना पहले वहां से क्या बातें आ रही थी, जो पाकिस्तान को हर दहशतगर्दी का शाखसाना, मैंने कल ये बात की है कि अब तो वहां पे वो लोग आ गए हैं जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय रखते हैं। अब वहां पे ये दहशतगर्दी किसने की है, ये उन लोगों को जवाब है जो पिछले 10-15 साल से पाकिस्तान के सर मंड देते थे, जो उधर दहशतगर्दी होती थी जनाब इस्लामाबाद ने कर दी, अब किसने की है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबको बड़ी एहतियात से आगे जाना चाहिए और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये ट्रांजिशन पीसफुल हो और वहां एक पुरअमन तरीके से अफगानियों की, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये पीसफुल ट्रांजिशन किस किस को सूट करता है, किस किस को सूट नहीं करता। हमें सूट करता है, अफगान कौम को सूट करता है, और जिन लोगों ने वहां 20 साल आग बरसाई है उनको बिल्कुल सूट नहीं करता। एग्जैक्टली। अब इंडिया की बात भी आज DGISPR ने की, उन्होंने कहा कि जी वो तो रात को मोदी को नींद नहीं आती, वो सारे दहशतगर्द जो हैं उधर तो रात को तो उनकी नींदें हराम हो गई। अजीत डोवाल जो है मेरे ख्याल में ब्लड प्रेशर का तो पहली मरीज था, अब दिल का भी इंशाल्लाह से हो जाएगा। उधर तो उनकी जो है वो तो दहशतगर्दों की माँ है, अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया। हिंदुस्तान तो दहशतगर्दों की माँ है, वो तो उनकी तो नींदें हराम हो गई। तो दहशतगर्दों की माँ है, लेकिन अभी जो जिसमें वो बैठे इस तरह बैठे जैसे उनके उधर घर में मातम हुआ पड़ा है नई दिल्ली में। अच्छा, अली साहब मैं सबसे ज्यादा दुख जो इस सब चीजों का हुआ है वो नई दिल्ली में उसका दुख महसूस किया गया है, क्योंकि बात है उनकी इतनी बड़ी दहशतगर्दी के अज़ाइम नाकाम हो गए हैं अल्लाह के करम से। बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। एक तो पुरअमन अफगानिस्तान कितनी जल्दी आप देख रहे हैं कल के वाकयात के बाद, उसके बाद जो भारत का रोल पे मैं बात करूं, लेकिन जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी का अपने हिसाब से इसका बदला लेंगे, उनके पीछे जाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। अब पेंटागन को हिदायत जारी कर दी है, इससे हम क्या मतलब लें? मतलब एक और उन्होंने एक पेंडोरा बॉक्स खोला है या एक और अपना टारगेट आगे छोड़ा है? देखिए 19वीं सदी में और 20वीं सदी के अवाइल में कॉलोनियलिज्म का दौर था। कॉलोनी थी, हम भी कॉलोनी थी, ब्रिटिश इधर थे, दरमियान में ट्राइबल बेल्ट को बफर बनाया हुआ था। इसके बाद जब ये सेकंड वर्ल्ड वार और ख़त्म, फिर UNO बन गया, तो फिर न्यो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट हुआ कि पपेट्स को हुकूमत दो और वो हमारी बात सुनेंगे, खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने फिर भी ये न्यो कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर 800 इनकी बेसेस हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। अफ़गानिस्तान में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बेस थी और बहुत सी एयर बेसेस भी लगाई हुई थी। हेनरी किसिंजर ने अगले दिन लिखा है, 15 अगस्त को उनका एक वो है, उसने कहा कि इन्होंने ये बड़ा, इट इज़ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, ही सेड, कि अमेरिका ने जो किया है, इन्होंने एब्सोलूट ऑब्जेक्टिव मिलिट्री रखे हैं लेकिन इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फॉल आउट को नहीं देखा, और ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अटेनेबल नहीं थे कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी ये हजीमत के अंदर यहाँ से गए हैं। आई वुड एग्री विद अली कि ये अल्लाह के करम से इनकी डी इंडक्शन वहाँ से फॉरेन फोर्सेस की इज़ अ गुड साइन, बिकॉज वी डोंट से कि अफ़गानिस्तान में अमन पूरा आ जाएगा। अफ़गानिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है, वॉर लॉर्ड्स हैं, कभी भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं हुआ, और आइंदा भी इनके इक्का दुक्का प्रॉब्लम तो होते रहेंगे, वो एस्टेब्लिश वर्ल्ड में भी होते रहते हैं, तो बाकी तो होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये चेंज इज़ फॉर द बेटर एंड इंशाल्लाह फॉर पाकिस्तान वी आर होपफुल, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स फॉर द लास्ट 20 ईयर्स बड़े अच्छे खेले हैं, और ये खुदा का करम है कि हम सुरखरू हुए हैं। और ये जो अभी धमाके हुए हैं ना, ये इसलिए हुए हैं कि ना तालिबान की हुकूमत है और ना अमेरिकन की हुकूमत है, इस वैक्यूम के अंदर, और ये जहां हुए हैं वहां अमेरिकन का कंट्रोल था जी। अच्छा तो सर ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आऊंगे तो सुमेरा खान जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इंडस न्यूज़ की, वो वहाँ पर मौजूद है काबुल में, और उसको सारों को कवर भी करिए, उनसे भी वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। और जो TTP की पनाहगाहों के हवाले से बात की है उस पर भी मुख्तसर से बात करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर क्या अगर अभी भी मौजूद हैं तो मेक श्योर कैसे किया जाएगा कि उनकी कार्रवाइयाँ मजीद ना हो, या उन पनाहगाहों को ख़त्म किया जाएगा कि नहीं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।
जी नज़ीर, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिम मिर्ज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद साहब, एक बात बताएं, ये तो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं जिसका आप अभी जवाब भी दे रहे हैं। DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आपने खुद अभी कहा कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा। अगर हम माजी से सबक सीखे, हम उस विजन को भूल गए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर दौर की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर दौर के करता धरता अपनी अलग पॉलिसीज़ बनाते हैं। कभी हम अफगान जहाद का हिस्सा बन जाते को करते हैं, फिर अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, फिर हम उनके इत्तेहादी बन जाते हैं, फिर हम न्यूट्रल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सज़ा और जज़ा की भी हमेशा से बात करते हैं, ज़िम्मेदारों के तयन की भी बात करते हैं। यहाँ पे जिम्मेदारों को तयन करने की ज़रूरत है। खुमियाजा अवाम ने भुगता है, खुमियाजा पूरे मुल्क ने भुगता है। 80,000 जानों के नजराना यानी कुर्बानी हमने दी है। कोई एहतसाब इस मामले में होगा, किसने क्या किया, किसने क्या क्या फैसले किए गलत? देखें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे मुल्क का माहौल ऐसा है कि मैं सिंपल आपसे बात करता हूँ कि हमें अपनी आंख का शतीर जो है वो नज़र नहीं आता। कोई किसी के और के घर का लड़का हमारे घर से बुरा कर ले, हम उसको मारने के दरपे होते हैं। ऐसा ही है ना, हमारा लड़का कर ले, हम कह रहे हैं अभी ना समझ है, अभी ये शादी होने तो ये समझ जाएगा। ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम जुर्म को जुर्म नहीं समझते जब तक कोई और ना करे। हम भूल गए हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुभान अल्लाह, उनकी ज़बरदस्त उनकी जो हदीसें हैं, उनकी जो बातें हैं कि ये सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि हम उसको कहें और सर धुने उस पर। देखें, इंसान का इम्तिहान कब आता है? अच्छी बात हर कोई कर सकता है, जब अपने पे आती है खड़ा होना होता है, आपने डिसाइड करना होता है। एक तरफ आपका भाई है, दूसरी तरफ एक गरीब आदमी का बेटा है, एंड यू हैव टू डिसाइड। एक तरफ अपनी इज्जत है, दूसरी तरफ घर की दूसरे की इज्जत है और हक उसका है, वहाँ दैट इज़ द टाइम। देखें, यहाँ पे जो इमरान खान साहब तो पूरे मुल्क के ठेकेदार नहीं है ना, वही एक ज़िम्मेदार हैं। जब वो मदीना की रियासत की बात करते हैं तो क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सिर्फ वो हैं? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं कहता हूँ हम बड़े बेकार हैं। हम सवाल ही नहीं पैदा कोई मदीना की रियासत की तर्ज पे बना भी दे, उसका एक आइडियल उसकी तलाश में हमारा सफ़र है। 70 साल में पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म के मुंह पे अल्लाह ने मदीना की रियासत की बात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी कर दिया। इस पे तो हम सब सपोर्ट करें। देखें, अगर आपकी ये तवक्को है कि अभी कल को कमीशन बन जाएगा या महीने 2 महीने में और उन लोगों का एहतसाब होगा, मुझे फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम आइंदा के लिए हम फैसला करें कि हम वो फैसले ना करें जिससे अपने मुल्क के अंदर को कमज़ोर करें। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, देखें, ये बड़ा फैशन है पाकिस्तान में। माज़रत के साथ मैं आपको इंटरवीन कर रही हूं। माय क्वेश्चन इज, ये बात मेरी सुन लें, ये बड़ी मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बात, मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बड़ा आसान होता है सारा गन किसी और के सर पे डाल देना। ये जो अफगान जिहाद की बात होती है 1979 में कि हमने किसी और की जंग लड़ी, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिसके भी जो मफाद थे, हमने पाकिस्तान के बचाव की जंग लड़ी। उस जमाने में अगर आप स्टैंड ना लेते और 2002 में जो अमेरिका के इत्तेहादी बने, वो किसकी जंग थी? आप खड़े ना होते। मैं आज की रूस की नहीं बात करता, अब वो चीजें चेंज हैं, लेकिन उस जमाने की सोवियत यूनियन, वो तो आपके गर्म पानी की तरफ आ रहे थे। आपने अपने दफा की जंग लड़ी है, आप कैसे उन शहीदों को डिसोन कर सकते हैं? और 2002 में हमने किसकी जंग लड़ी? मैं अर्ज करता हूँ, देखें, 2002 के बाद किसकी जंग लड़ी? सुने मेरी बात। एक जंग थी जो हमारी नहीं थी, लेकिन हमारे सर थोप दी गई, हमारे बच्चों के सर कटे, जलाया गया, फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले गए, मदरसा, स्कूल, अस्पताल कुछ भी महफूज नहीं था। ना आर्टिस्ट, ना सियासतदान, ना मजहबी रहनुमान, ना फौजी, ना पुलिस। ये हमारे सर पे दाग दी गई जंग जो हमारी नहीं थी। आपने मजबूरी के आलम में लड़ी, लेकिन अल्लाह के करम में सलाम है उन शहीदों को जिन्होंने वर्दी में और बगैर वर्दी में इस मुल्क के हिफाजत की कसम खाई और पाकिस्तान को महफूज किया। आप सवात को जाके देखें क्या हुआ था सवात में, आपका वजीरिस्तान में और ट्राइबल बेल्ट में क्या सूरत हाल थी, क्या घर घर आपके इस्लामाबाद तक नहीं अटैक आ गए थे, GHQ के सामने नहीं हो गए थे, लाहौर में नहीं हो गया था, मनावा भूल गए हम सब। तो ये हम एक आग से गुजरे हैं। अब भी अगर हम ना सीखें तो फिर अल्लाह ही हमें सिखाए। सर पुराने फैसले सुमेरा खान हमारे साथ हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। काबुल से सुमेरा खान हमारे मौजूद हैं। सुमेरा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जब 1979 का इन्वेजन हुआ था ना अफ़गानिस्तान का सोवियत, तो मैं उस वक़्त मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में GHQ में था।
और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रिजेंस्की अमेरिका के भी आए थे और ये थापड़ा शापड़ा मार रहे थे कि आगे चलो और ये आपका मुल्क है और ये लो। लेकिन उस वक़्त हमारी वरी यही थी कि जो सोवियत यूनियन है उसके मुंह को खून लगा हुआ है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, और ये सच्ची बात है कि वो वार्म वाटर्स की तरफ आना चाहते थे। तो हमारे इंटरेस्ट कोइंसाइड हुए उस वक़्त। अमेरिकन चाहते थे कि सोवियत यूनियन आगे एक्सपैंड ना करे, हम चाहते थे कि हम बलूचिस्तान को और वो एक गोल्डन ब्रिज बना के तो नीचे अरेबियन सी को जाना चाहते थे। तो इसलिए वो जंग तो हमें खड़े होकर लड़नी पड़ी। ठीक है। अभी ये जो दूसरी जंग है ये ऑब्वियसली इनिशियली ये हमारी जंग तो नहीं थी। आप ये देखें कि अगर ना कोई अफगानी इन्वॉल्व था 9/11 के ऊपर, बल्कि लोग तो कहते हैं वो कंसेप्चुअलाइज हुआ, इनके अपने प्लान, ये फॉल्स फ्लैग था वटेवर, लेकिन हमें तो फिर आर्म ट्विस्टिंग करके तो जब ये इन्होंने इन्वॉल्व किया तो उसका रिएक्शन आया। वो जो अली साहब अभी जो बता रहे हैं कि वो जो रिएक्शन आया, देखे ना, मेरान बेस, कामरा बेस, आपके P-3C ओरियन, आपके साब जहाज, GHQ 3 स्टार जनरल को एक GHQ के गेट पे शहीद कर दिया, एक कोर कमांडर के बेटे को किया, APS, ये तो फिर हमें लड़ना था ना। दैट इज द रीजन कि हम APS तो बाद में हुआ है ना, पहले तो हम उस जंग का हिस्सा बने, अमेरिका के इत्तेहादी बने, वो रिएक्शन आया। वो गलत डिसीजन, वो मतलब है उस वक्त अगर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट होती सर, मैं यही तो बात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो हम शायद वो उसको वो प्राइम मिनिस्टर कहता है जी कि आज जिसने गलत डिसीजन लिए, जो उसका हिस्सा थे, उनका कोई हर कोई तो नहीं होता एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले कोई लोग होते हैं। नहीं देखे, वो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले भी वो कहते हैं ना, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। आप ये व्हाट नॉट, ये जो है ना एब्सोल्यूट नॉट, ओपनली इस तरह कहना, इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत होती हैं। आप अंदरूनी तौर पे अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहें, लेकिन आप गैलरी को प्ले करेंगे अगर डिप्लोमेसी में विद सुपर पावर, तो उसकी अपनी रेमिफिकेशंस हैं। तो इसलिए ये स्टांस बहुत अच्छा है जो लिया हुकूमत का, हम सपोर्ट करते हैं। ये रियासती स्टांस है कि हम अमन के साथ ही हम अपनी पॉलिसी बना के उन पॉलिसीज को सस्टेन करना सीख लें। जी उसको हर दफा नए लोग आते हैं, नए पॉलिसीज होती हैं, वो फर्म बिलीव होता है ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा है, 10 साल बाद पता चलता है कि हमने इतनी कुर्बानियां दे ली, वो फैसले ये इंतजार में इनको ले लें। अफगान जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम नादिया, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि इस वक्त काबुल का माहौल कैसा है? जो यके बाद दीगरे कल धमाके हुए, फिर उसमें लोग 103 के करीब डेथ टोल चला गया, 13 उसमें अमेरिकन फौजी हो गए। उसके बाद आज माहौल किस तरह से देख रहे हैं? वो एक फियर है, एक डर खौफ है, अनसर्टेनिटी है, क्या है? देखिए नादिया, एक इंसान भी दुनिया से चला जाए और ऐसी मौत के अंजाम में चला जाए, ऐसी मौत लेकर चला जाए, तो यकीनन बहुत दुख होता है। लेकिन काबुल, आई थिंक काबुल हैज गॉटन इट टू इट। वो एक बात है कि हमारे पठानों में भी एक मुहावरा होता है अक्सर कि जिस बला से जान ना छूटे उसको गले लगा लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस रीजन में इन दोनों मुल्कों ने टेररिज्म को इतना सहा है, पुरतशद्दुद वाक़यात, इन तमाम चीज़ों को, जंगों को इतना सहा है कि शायद इनको डे टू डे आदत हो चुकी है, वो इसको अपनी रूटीन का एक हिस्सा समझने लग गए। कल 2 धमाके हुए हैं, आज काबुल की सड़कों पर, आज छुट्टी भी थी। हालांकि छुट्टी लोग यहाँ बहुत खुशी से, बहुत शौक से मनाते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल खाली होंगी सड़कें, नहीं, वो नहीं था। सड़कों पर रश भी था, मार्केट्स खुली थी, इशारे नॉक और खवातीन भी बाहर थी। लेकिन हॉस्पिटल्स में मुख्तसर सा ब्रेक लेना है जी। तो मेरा माजरत, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से आऊँगी। वो जब पॉलिटिकल, वो जो जाहिर से होता है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, इत्तलात है कि फ्राइडे नाइट तक शायद काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी दे दें, 31 अगस्त तक एग्जिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का काबुल आप कैसे देख रही हैं? ये गवर्नमेंट कब तक फॉर्म हो जाएगी? ये वैक्यूम कब तक फिल हो जाएगा? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं, इस पर ही बात करते हैं। जी नज़ीम, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और सुमेरा, ज़रा मुझे क्विक बता दीजिएगा कि आगे के इरादे क्या हैं? कब तक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी? कब तक काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तालिबान को मिल जाएगा?
नादिया, टेक्निकली पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल इस वक्त उनके पास है, माइनस पंजशेर वैली। ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निकल मैटर राइट नाउ, जो कि शायद कल तक उसके भी कुछ खदोखाल वाजे हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, मैंने अभी कुछ देर पहले भी शायद किसी से बात की किसी टीवी चैनल पे, कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही इस वक्त उनका दर्द सर बनी है, कि उसमें अमेरिका ने दाइश को भी किसी तरीके से ऐड कर दिया। अब उनके मल्टी प्रॉन्ग उनके प्रॉब्लम्स हो गए। एक उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट बहरहाल 24 घंटे उनके लिए है। दूसरा उन्होंने हमें खुद भी ये कहा कि हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो भी वो करें, लेकिन फॉर्मेशन उनकी 1 सितंबर से 6 सितंबर के दरमियान आ जाएगी। संडे को गुलबदीन हिकमतयार भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कुछ देर पहले ही हमें मैसेज मौसूल हुए, और अब्दुल्ला और हामिद कारजाई भी 1 सितंबर को हमें इतला मौसूल हुई है कि वो सहाफ़ियों से बातचीत करेंगे। तो आई थिंक दैट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इज क्रिटिकल। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुमेरा अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जी दुनिया जो है ईमान की बात का यकीन करे, और जब वो पुरअमन रहने की बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को भुलाने की और आगे चलने की बात कर रहे हैं, तो उनसे ताउन की बात की है। क्या ऐसा होने जा रहा है या ऐसा ही होने जा रहा है? ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन होना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, ख़वातीन को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और आपने देखा है कोई अल्लाह के करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा ब्लड शेड नहीं हुआ, और बड़ा पीसफुल ये सारा ट्रांजिशन अभी तक हुआ है। तो मैं ये ज़रूर इनको कहना चाहूँगा, ये जो कोई बड़ा हमारी ख़वातीन के दर्द में ये मरे जाते हैं, ये वेस्ट वाले, हमारे भूखे नंगे बच्चे इनको नज़र नहीं आते, हमारे पानी के मसाइल नज़र नहीं आते, एजुकेशन के हेल्थ के नज़र नहीं आते, हमारी ख़वातीन को आज़ाद करने पहुँच जाते हैं। ये फ़िक्र ना करें, अफ़गान नडर और गैरती कौम है, अपनी ख़वातीन की हिफाजत वो कर लेंगे। ये इसको यकीनी बनाए कि 31 अगस्त तक ये सारे यहाँ से निकलें, ताकि ये जो ट्रांजिशन है ये अपने अंजाम तक पहुँचे, और अफ़गान भी अपने मुस्तक़बिल का कोई आपस में मिल बैठ के कोई फ़ैसला कर सकें। अल्लाह ताला के करम से तारीख़ इस बात की गवाह है कि अफ़गानिस्तान पर किसी ने कब्ज़ा अगर करना चाहे तो आखिर में उनको अपनी कब्रिस्तान के लिए जगह ढूंढनी पड़ी है। ठीक है, मैं लास्ट मिनट लूंगी जनरल साहब से। जनरल साहब, ये जो दाइश की बात की है, सुमेरा ने भी बात की कि अमेरिका ने भी उसको बीच में डाल दिया है, सर ये दाइश का एजेंडा इस वक्त क्या दिख रहे हैं आप? देखिए, दाइश का कहा यह जाता है कि ये क्रिएशन ये अमेरिका की है, अमेरिकन बेबी। या ये कुन्नड़ वैली में इधर ही पहले अफगानिस्तान में 14-15 में, फिर इसको शिफ्ट किया सीरिया के अंदर, फिर अभी बाद में ये तोरा बोरा के इलाके में इनको रखा सुरंगों के अंदर, और अभी ये उसका एक गेम प्ले करेंगे। देखिए, ये तालिबान को एक स्मूथ हुकूमत तो नहीं चलाने देंगे, वो तो इस खित्ते को इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान और ये सारा एरिया जो है, और आपका जो सी पैक है, ये तो उनके निशाने के ऊपर है, और दे डोंट वांट टू रियली लीव दिस रीजन, जिस यहाँ कैस्पियन सी बेसन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान की मिनरल्स और बलूचिस्तान की हैं। तो देयरफॉर ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि यहाँ ये सिमर करता रहे, ये बाइल करती रही केतली में मतलब पानी, दाइश को सपोर्ट करते हुए इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जी, रख सकते हैं। दिस इज वन एंगल। देखें ना, अभी वो भी बता रही है कि वो उसको कहते हैं कि आप उसको हुकूमत में भी शायद शामिल करें, या हाँ, तो दिस इज वेरी अमेजिंग। अभी अगर वो आई डोंट थिंक सो तालिबान विल लिसन टू सच नॉनसेंस। दे शुड मेक अ गवर्नमेंट और इंक्लूसिव बनाए जरूर, अपने सारे जो हैं आपके जी आपके हज़ारा, ताजिक और उज़्बेक और सबको मिलाएं, और दयानतदारी से उनमें से जो क्लीन लोग हैं, ये नहीं कि जो वो चमचे हैं ज़्यादातर आगे पीछे जो पपेट्स थे, वो नहीं, इन सब की जेन्युइन हो, और उसके बाद अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं। उनका हथियार आइडियोलॉजी है, उनका हथियार फेथ है, उनका ट्राइबल कल्चर है, उनका क्लैन का मसला है। वो किसी को वहां को भाई, वो उनकी स्ट्रेंथ है जिसने इनको भगा के दूर कर दिया। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली मोहम्मद साहब, आपका भी शुक्रिया, और सुमेरा का भी यहाँ पे थैंक यू करूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, हमें उन्होंने ज्वाइन किया। बात ये है कि 31 अगस्त के इनकला तक जब वो मुकम्मल हो जाएगा, उसकी सब पे नजरें हैं कि उसके बाद का अफगानिस्तान क्या होगा। एज फार एज दाइश इज कंसर्न, तो जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा है कि एक आम कॉन्सेप्ट यही है, इंप्रेशन यही है कि वो अमेरिका का बेबी है, और जिस तरह से अब जो बाइडेन के स्टेटमेंट आए, वो स्टेबिलिटी उनको बेसिकली सूट नहीं करती, ना इंडिया को और ना अमेरिका को। तो हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।